सभी भैया बहनों को प्रणाम। इससे पहले वाली जो क्लास थी हमारे, उसमें हम श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन किया था हमने। और श्वसन तंत्र में हमने इसमें जो ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियों में हमने इसको विभक्त किया था श्वसन तंत्र को। और ऊपरी श्वसन तंत्र जो था उसमें हमने विभिन्न भाग देखे थे, जैसे कि नासिका है, मुख है, ग्रसनी है, इसके अलावा स्वर यंत्र। स्वर यंत्र से हमें अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें। तो स्वर यंत्र, ये ऊपरी श्वसन तंत्र का जो चौथा भाग है वो हम इसमें पढ़ रहे हैं। स्वर यंत्र या लैरिंक्स। क्या होता है स्वर यंत्र या लैरिंक्स? यह कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना होती है। किसको? कंठ ग्रसनी। ग्रसनी का जो तीसरा भाग है वो कौन सा भाग था? कंठ ग्रसनी। ठीक है, तीन भाग हमने ग्रसनी के पढ़े थे, नासिका ग्रसनी या नासा ग्रसनी, दूसरा मुख ग्रसनी और तीसरा है कंठ ग्रसनी। तो ये कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना होती है। यानी स्वर यंत्र किसको जोड़ रही है? ये कंठ ग्रसनी और श्वास नली। कंठ ग्रसनी जो ग्रसनी का तीसरा भाग है और श्वास नली जो हमारे गर्दन गले के अंदर है, इसको जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना होती है। यानी हमारे पर यहाँ जो है ये क्या है? स्वर यंत्र। जब भी हम बोलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? हमें कंपन महसूस होता है। तो यही भाग क्या है? स्वर यंत्र, जो किस किस को जोड़ रहा है? कंठ ग्रसनी और श्वास नली को। श्वास नली इसके जस्ट आगे वाला भाग है। तो जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना है। यह 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि स्वर यंत्र जो होता है कितने प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है? तो यह 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर यह बना होता है। आगे, भोजन को निगलने के दौरान, यानी जब हम भोजन को निगलते हैं तो उस दौरान एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस हम पढ़ चुके हैं पहले। एपिग्लोटिस स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करता है। एक स्वर यंत्र का क्या बनाता है? आवरण, तथा भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकता है। साथ ही भोजन को कहाँ जाने से रोकेगा? स्वर यंत्र में जाने से रोकता है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु नामक विशेष संरचनाएं पाई जाती है। स्वर रज्जु में भी कौन सी संरचना पाई जाती है? स्वर रज्जु नामक एक विशेष संरचनाएं पाई जाती है। प्रश्न बन सकता है कि स्वर यंत्र में कौन सी विशेष संरचनाएं पाई जाती है? स्वर रज्जु। स्वर रज्जु श्लेष्मा झिल्लियाँ होती है। श्लेष्मा से बनी झिल्लियाँ, एक प्रकार से धागेनुमा झिल्लियाँ होती हैं जो हवा के बहाव से, जैसी हवा का जब प्रेशर पड़ेगा तो उससे कंपकपी पैदा कर अलग अलग तरह की ध्वनियाँ पैदा करती है। यानी ध्वनि उत्पन्न करने का जो कार्य कौन करेगा? स्वर यंत्र। क्योंकि जो हमने पढ़ा है कि स्वर रज्जु में क्या होती है? श्लेष्मा झिल्लियाँ हैं, एक प्रकार से धागेनुमा या तंतुनुमा झिल्लियाँ होती हैं जो हवा के बहाव से कंपकपी पैदा करके अलग अलग तरह की ध्वनियों को उत्पन्न करता है। समझ में आ गया आपके? आगे, ये अपने ऊपरी श्वसन तंत्र पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने नासिका, मुख, ग्रसनी और ये स्वर यंत्र 4 भाग का अध्ययन किया है। अब है अगला निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र में हमने देखा था कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। पहला होता है श्वास नली, दूसरा होता है श्वसनी व श्वसनिका और तीसरा होते हैं फेफड़े। तो हम एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करेंगे अब। तो श्वास नली करीब 5 इंच लंबी नली होती है। इसकी जो लंबाई होती है श्वास नली की कितनी होती है? 5 इंच लंबी। हमारे जैसे उंगली है तो ये कितना है? ये 1 इंच है। तो श्वास नली की जो लंबाई है वो कितनी होगी? 5 इंच लंबी नली होती है। 5 इंच लंबी मतलब कितना कह सकते हैं अपन? जैसे 3 तो ये हो गए, 4 और ये 5, इतनी करीबन ये लंबी नली होती है, जो कि कूट स्तरीय पश्चिमाभी स्तंभाकार उपकला के द्वारा रेखित सी आकार के उपास्थि छल्ले से ये बनी होती है। इसमें जो ऊतक का जो नाम है, ऊतक कौन सा है? कूट स्तरीय पश्चिमाभी स्तंभाकार उपकला के द्वारा बना है, रेखित सी आकार के उपास्थि वाले छल्ले से बनी होती है। यानी इसमें छल्ले जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सी आकार के। सी आकार के उपास्थि वाले छल्लों से ये बनी होती है। ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं। एक प्रकार से छल्लों का जो कार्य है वो क्या है कि श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकना, श्वास नली को आपस में चिपकना या पिचकने से उसको रोकना होता है। तथा इसे सदैव खुला भी रहते हैं, खुला भी रखते हैं ताकि उसमें से वायु आती जा रहती है। श्वास नली स्वर यंत्र को श्वसनी से मिलाती है। बाद में जो श्वास नली है स्वर यंत्र को किससे मिलाएगी? श्वसनी से। श्वसनी क्या होती है? जब श्वास नली आगे जाएगी तो ये 2 भागों में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी।
जो कि अपने अपने प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती है। तो ये जो श्वसनी है, ये श्वसनी से मिलाती है तथा श्वास को गर्दन से, श्वास को कहाँ से, गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुँचाती है। वक्ष स्थल यानी अपना जो वक्ष स्थल है सीने, वहाँ तक ये फेफड़ों में पहुँचाएगी। कौन, वायु को कौन पहुँचाएगी, श्वास नली, तथा श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुँचाती है तथा वक्ष गुहा में पहुँचकर श्वास नली दाहिनी और बाईं ओर दो भागों में विभाजित होकर अपनी अपनी तरफ के फेफड़े में ये प्रविष्ट हो जाती है। ये बता दिया आपको। इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी कहते हैं, यानी जो दो भागों में डिवाइड हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक श्वसनी। श्वास नली में उपस्थित उपकला, श्वास नली में भी जो उपस्थित उपकला ऊतक है वो श्लेष्मा का निर्माण करता है। श्लेष्मा यानी एक लसर सा तरल पदार्थ का स्त्रवण करता है जो श्वास के साथ आने वाली वायु को शुद्ध कर फेफड़ों की ओर अग्रेषित करती है। यानी श्लेष्मा क्या करेगा, अगर उसमें अशुद्धि है तो वहीं पर उसको रोक लेगा और शुद्ध वायु को आगे फेफड़ों की ओर भेजेगा। तो ये हो गया अपने इसमें श्वास नली। इसके बाद दूसरा भाग है श्वसनी व श्वसनिका। श्वास नली अंत में दाईं और बाईं ओर की श्वसनी में विभक्त हो जाती है। बता दिया आपको, श्वास नली आगे जब जाएगी तो दाईं और बाईं ओर की श्वसनी में विभक्त हो जाएगी। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाओं, जिन्हें द्वितीयक श्वसनी कहते हैं, में बढ़ जाएगी। यानी जो दो शाखाओं में डिवाइड हुई थी वो और पतली शाखाओं में डिवाइड होगी, जिन्हें हम क्या कहेंगे, द्वितीयक श्वसनी। और प्रत्येक खंड में जो द्वितीयक श्वसनी है वो तृतीयक श्वसनी में विभक्त हो जाएगी। यानी द्वितीयक श्वसनी भी आगे चलकर और पतली नलियों में बढ़ जाएगी। चित्र में हम पहले देख चुके हैं इसको। प्रत्येक तृतीयक श्वसनी छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है और भी पतली पतली शाखाओं में ये बढ़ जाती है और ये श्वसनिकाएँ फेफड़ों में फैली रहती है। ये ऐसी जो पूरी शाखाएं ये पूरे फेफड़ों के अंदर क्या होगी, फैली हुई होगी। जैसे हम एक वृक्ष को देखते हैं, वृक्ष की डालियों में से कई शाखाएं निकलती, फिर उसमें से भी कई शाखाएं निकलती हैं। ऐसे हमारे फेफड़ों में भी कई प्रकार से श्वसनिकाएँ फैली हुई है। हर श्वसनिका आगे चलकर छोटी सीमांत श्वसनिका में विभक्त होती है। लास्ट में ये सीमांत श्वसनिका में विभक्त होगी और श्वसनी और श्वसनिकाएं मिलकर एक वृक्षनुमा संरचना बनाते हैं। ये हमने बता दिया, जो बहुत सी शाखाओं में विभक्त होती है। और इन शाखाओं के अंतिम छोर पर गुब्बारे नुमा संरचनाएं, कूपिकाएँ पाई जाती हैं। यानी एल्वियोलाई, यानी लास्ट सिरा जिसमें खुलेगा एक गुब्बारे नुमा रचना में खुलेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, कूपिका। क्या है कूपिका? श्वसनिकाओं का अंतिम सिरा जिस भाग में खुल रहा है, जिस गुब्बारे नुमा संरचना में खुल रहा है, वो संरचना क्या कहलाएगी, कूपिका। और गैसों का जो विनिमय है इन्हीं कूपिकाओं के माध्यम से होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि फेफड़ों में गैसों का विनिमय किसके माध्यम से होता है, तो किसके माध्यम से होता है, कूपिका। क्योंकि कूपिकाओं पर क्या होता है, केशिकाओं का जाल होता है, जहाँ O2 और CO2 का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। फेफड़ों यानी कूपिका के अंदर जो ऑक्सीजन है वो किस में चले जाएगी, केशिकाओं के अंदर रक्त में, और केशिकाओं के अंदर जो रक्त है उसमें से CO2 किस में जाएगी, कूपिकाओं में। यानी गैसों का विनिमय कहाँ हो रहा है, कूपिकाओं में। तीसरा जो भाग है जो अपना निचला श्वसन तंत्र चल रहा है उसमें फेफड़े जिन्हें हम फुफ्फुस भी कहते हैं, ये लचीले होते हैं, कोमल और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। लचीले, कोमल और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, एक जोड़े के रूप में, यानी कितने, दो। शरीर के वक्ष स्थल में दाएं और बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। यानी दाएं और बाएं भाग में मध्य पट जो है, जो उदर गुहा और वक्ष गुहा को बांट रहा है, उसके ठीक ऊपर ये स्थित होते हैं। मध्य पट यानी डायफ्राम। फेफड़े असंख्य श्वास नलियों, कूपिकाओं, रक्तवाहिनियों, लसिका वाहिनियों, लचीले तंतुओं, झिल्लियों और अनेक कोशिकाओं से ये निर्मित होते हैं। कौन? फेफड़े। किस किस से बने हैं फेफड़े? श्वास नलियों, कूपिकाओं, क्योंकि श्वास नलियाँ कूपिकाएँ भी इसके अंदर ही हैं। रक्तवाहिनियाँ मतलब ध्वनि शिराएँ, लसिका वाहिनियाँ जो लसिका को पहुँचाती है, लसिका एक प्रकार का द्रव होता है, लचीले तंतुओं, झिल्लियों और अनेक कोशिकाओं से ये निर्मित होते हैं। दाहिना जो फेफड़ा होगा हमारा जो राइट साइड का जो फेफड़ा है, दाहिना फेफड़ा, ये बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा पर कुछ अधिक चौड़ा होता है। लंबाई में थोड़ा छोटा होगा लेकिन कुछ अधिक क्या होगा, चौड़ा, क्योंकि यहाँ पर अपने क्या है, इसके नीचे थोड़ा लीवर भी है, इस वजह से ये लंबाई में थोड़ा छोटा होगा, लेकिन दाहिनी ओर से क्या हो जाएगा, थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। पुरुषों के जो फेफड़े होते हैं वो स्त्रियों के फेफड़े थोड़े भारी होते हैं।
इसके पुरुषों के फेफड़े, स्त्रियों के फेफड़े थोड़े भारी होते हैं। बायां फेफड़ा 2 खंडों में बटा होता है। बाएं फेफड़ों को कितने खंड बटा हुआ है? 2 खंडों में। तथा दाहिना 3 खंडों में बटा हुआ है। 3 खंडों में बटा हुआ है और प्रत्येक खंड में भी कई उपखंड होते हैं, यानी उसमें भी कई छोटे छोटे खंड होते हैं जिनमें श्वास नली की शाखाएं, धमनियों और शिराओं की शाखाओं में विभाजित होते हुए एक स्वतंत्र इकाई, एक स्वतंत्र यानी एक मुक्त इकाई का ये गठन करते हैं। तो आज हमने ऊपरी श्वसन तंत्र का चौथा भाग स्वर यंत्र या लेरिंग्स, फिर निचले में श्वास नली, श्वसनी व श्वसनिका और फेफड़े। आगे की क्लास में हम इसके आगे अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।